नीट 2026 के बाद अब आप लोग नेक्स्ट ईयर अपना नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि क्या इस साल के पेपर को देखते हुए जो हम नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे तो क्या हमारे 650 प्लस मार्क्स आना पॉसिबल है? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर उसका भी रीजन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो बहुत सारे थॉट इस समय आपके माइंड में होंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आज का जो प्लानर है ना हमारा 2027 को लेकर, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। उसके पीछे का रीजन बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं आपके साथ बैठकर यहां पर लाइव आपके लिए प्लानर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसे एक टॉपर अवॉइड करता है और एक बच्चा बार बार उसी गलती को रिपीट करके उस लूप होल में फंस जाता है और अपने मार्क्स को कहीं ना कहीं खत्म कर लेता है। तो हम सब चीज के ऊपर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि भाई 650 प्लस मार्क्स तक कैसे जाया जाए अगर हम इस समय पर 200 मार्क्स पर हैं। अगर हमारे टेस्ट में 200, 250, 300, 350 के आसपास नंबर आ रहे हैं या फिर उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा ड्रीम है वो 700 या फिर 700 प्लस या फिर 650 प्लस मार्क्स का है, किसी ड्रीम कॉलेज में जाने का हमारा ड्रीम है, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? उसके पीछे के सारे सवालों के जवाब आपको आज यहां मिलेंगे। देखो, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या कहा, आज का जो प्लानर है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर बैठकर यहां पर प्लान बनाने वाला हूं। और याद रखना, वीडियो के लास्ट तक रुकना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा है जिसके बाद आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, जैसे कि आप यहां पर सबसे पहले देखिए, बच्चों के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं लिख करके लेकर आया हूं। इज इट टू लेट टू स्टार्ट नीट 2027 प्रिपरेशन? सबसे पहले मैं इसका आंसर दे देता हूं और वो होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अब से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आंसर करूं इसका, तो होगा नो, नहीं, आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग अब से भी स्टार्ट करेंगे ना तो उसकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि भाई अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक ही चीज बोलूंगा कि भाई यहां पर आपके लिए क्या होगा, कंडीशंस अप्लाई। ये देखिए, कंडीशंस अप्लाई, ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। अब बात आती है कि कंडीशंस अप्लाई कौन कौन सी है सर। सबसे पहली चीज कि आपको यहां पर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर याद रखना है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहां पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मुझे रोज पढ़ना है, मुझे अगर रोज 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं 50 क्वेश्चन नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अपना टारगेट डेली अचीव करने का पूरा 100% ट्राई करूंगा। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास डिसिप्लिन। तो अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो नो डाउट आप लोग अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर लेंगे। अब भी कोई ज्यादा देरी नहीं हुई है, लेकिन बस बात यह है कि बच्चा ना ये सोचता है कि अभी देर नहीं हुई, तब देर नहीं हुई, तब देर नहीं हुई, और करते 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 पूरा समय निकाल देता है। हमें बस उस वाले लूप होल से बचना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंप्लीट द नीट सिलेबस 3 टाइम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट सिलेबस को 3 बार कैसे कंप्लीट किया जाए और करना है तो क्यों जरूरी है, उसके पीछे का मैं रीजन बता दूं। देखो, अगर आप लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस को 1, मान लो हमने फर्स्ट डिवीजन की बात करी, ठीक है, ऐसा मान लो सिलेबस को आप लोग 3 पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। अब ये जो आपके 3 पार्ट में कवर अप होंगे बच्चा पार्टी, मान लो आपने क्या करा यहां पर फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, जब आप लोग यहां पर फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। आपको क्या करना है, यहां पर डिटेल्ड स्टडी करनी है। मैं यहां पर पॉइंटर्स लिख रहा हूं आपके लिए, डिटेल्ड स्टडी, ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और यहां पर आपको पूरा टाइम देना है। ये देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, आपको पूरा टाइम देना, बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, और ना ही ये सोचना है कि ये चैप्टर तो मुझे आता है, फटाफट फटाफट खत्म करता हूं, ये सब नहीं करना। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां पर आप लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये होता है हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइम, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर हम तो अब यहां पर फर्स्ट टाइम कर चुके हैं, हमें सेकंड टाइम स्टडी करनी है, हम सिलेबस को सेकंड टाइम खत्म कर रहे हैं, तो बेटा अगर आप लोग सेकंड टाइम इसे खत्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्पीड, स्पीड क्या करना है, क्या करना है स्पीड में, आपको स्पीड में डन कर देना है, स्पीड रिवीजन करना है आपको, यहां पर स्पीड रिवीजन करना है। और मैं तो ये बोलूंगा यहां पर 10 से 15 मिनट एक चैप्टर, 10 to 15 मिनट पर चैप्टर, इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। मैंने आप लोगों से क्या कहा
कि सबसे पहले जब आप लोग बात करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लोग पढ़ रहे होंगे बच्चा पार्टी, तो आपको डिटेल में स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कहां फंसते हैं मैं आपको बताता हूं, उनका दिमाग ना यहां पर खराब होता है कि भाई मैंने पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया, लेकिन अब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया, मैंने कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझा, लेकिन स्टिल मैं अब तक भी बहुत अच्छे से पढ़ाई को डिटेल में नहीं समझ पा रहा। तो वहां पर आप लोगों को ये काम आएगा, फर्स्ट टाइम की रिवीजन में जितना टाइम देना, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक चैप्टर के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कोई चैप्टर 3-4 घंटे में हो पा रहा है तो उसे खत्म करके बाइंड अप करो। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पहले हमने ये करा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, ये लीजिए, ये हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि भाई इस तरीके से हम लोग यहां पर इस चीज के लिए चलने वाले हैं। ध्यान में आ रहा है, कंप्लीट है, वेरी गुड। अब अगर इसी के साथ में आप लोगों से ये बात करूं कि भाई थर्ड टाइम जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, ये तो मिनिमम है, आप इसके पार भी जा सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ भी कर देते हैं बच्चे तो यहां पर। ठीक है, अगर थर्ड टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। एक तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आपको करना है सबसे पहली चीज, उसके बाद क्या करना है आपको, मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये देखिए, ये हमारे पास पूरा एक होता है जिसे टॉपर एक फॉलो करता है, और यही चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने बात की आपसे फर्स्ट टाइम की। फर्स्ट टाइम के अंदर मैंने आप लोगों से बोला कि भाई डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से टाइम देना, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब आप लोग दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको 4-5 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, टॉपर एक ही बार अपना पूरा टाइम लगाता है, उसके बाद तो फटाफट फटाफट रिवीजन करता है। सेकंड टाइम में आप लोग 10 से 15 मिनट रिवाइज करेंगे चैप्टर के लिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर देना, दैट्स इट। लेकिन थर्ड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि हमारे पास कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जब हम लोग बेसिक कर चुके होंगे, मॉडरेट कर चुके होंगे, फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ भागेंगे। और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मान लेते हैं आज हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए, इजीली मिल जाते हैं, और हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के बारे में यहां पर देखेंगे। तो ये आपका होने वाला है कि कैसे आप 3 बार में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। मतलब ये बच्चों के वो कॉमन डाउट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मैंने आपसे क्या कहा था कि आज आप और हम मिलकर यहां पर प्लानर बनाएंगे। तो मैं भाई एक जगह पर लिख लेता हूं ऑफलाइन, ठीक है, एक जगह पर हम लोग लिखेंगे ऑफलाइन। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, और एक जगह पर हम लोग लिखेंगे ऑनलाइन। ठीक है, आज हम इसका कंपैरिजन देखते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे बच्चों का ना सेम क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो यार, ऑफलाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रेवल करना होता है आपको, जहां भी इंस्टीट्यूट आपका होगा, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो टाइम सेवियर है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंड्स बनते हैं आपके। जब आप लोग कहीं घूमने जाएंगे तो ये तो होगा ही ना, कहीं पर आप जा रहे हैं कोचिंग वगैरह के अंदर, फिर आप घूमने निकल जाएंगे साथ साथ में। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये बेस्ट है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं कि टाइम टाइम इसके अंदर बहुत ज्यादा लगता है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं टाइम का कुछ है ही नहीं, टाइम का रोल ही नहीं है। जितना टाइम है वो सारा का सारा आप प्रैक्टिस में देंगे, क्योंकि ओवरऑल आप अपने घर पे ही बैठे हैं तो जाने आने का सारी चीजें बच गई। इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम हो पाता है, क्योंकि आपके आसपास आपके दोस्त होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी कंसंट्रेशन आपके पास इसमें कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर कंसंट्रेशन आपका हाई रहता है, कि आप कंसंट्रेट कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप लोग यहां पर जाते हैं। ये देखिए, कंसंट्रेशन आपका बड़ा रहता है। रीजन है कि आप लोग यहां पर अपने दोस्तों से दूर रहते हैं, केओस से दूर रहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मोर बेनिफिट। देखो, एक तो सबसे पहली बात कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जितना महंगा आपको ये ऑफलाइन पड़ेगा, ठीक है, सस्ता आपको पड़ जाएगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन में आपको सिर्फ नेट की जरूरत है और अपने पास लैपटॉप, आईपैड या फिर फोन की जरूरत है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको फोन, लैपटॉप या आईपैड एक लिमिट तक ही यूज करना है अपनी पढ़ाई के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जैसे ऑफलाइन सेंटर के अंदर कोई एक टीचर लेक्चर ले रहा है, तो वो टीचर लेक्चर लिया उसने और वो चला गया। लेकिन वहीं अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं, तो ऑनलाइन के अंदर अगर किसी टीचर ने लेक्चर लिया तो वो लेक्चर आपका सेव हो जाएगा, आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। बाई चांस ऐसा है, मान लेते हैं कि फिजिक्स में कोई एक चैप्टर ले लिया आपने, लॉज ऑफ मोशन, काफी सारे बच्चों को लगता है कि उन्हें वो चैप्टर आता है।
अब अगर उन्हें वो चैप्टर आता है, वो चैप्टर वो देखना चाहते हैं, तो उस लेक्चर को उन्हें 2 घंटे बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है। वो 2x में 2 घंटे के जगह 1 घंटे में उसे बाइंड अप कर देंगे, तो उनका टाइम सेव हुआ ना। और वो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन। मैं फिर आपको बता रहा हूं, चाहे आप प्राइस की बात करें, या फिर आप टाइम की बात करें, या फिर आप कंसंट्रेशन की बात करें, या फिर आप किसी भी चीज की बात कर ले, ऑनलाइन आपके लिए मच बेटर है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सबसे पहली चीज कि अगर मैं बायो की बात करता हूं, तो बायो के अंदर मैं यहां पर आपको बोलूंगा एनसीईआरटी। ठीक है। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी प्लस में नोट्स, टीचर के नोट्स। एनसीईआरटी प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहां पर नोट्स, ये लीजिए। ठीक है, एक तो एनसीईआरटी होगी, प्लस में हमारे पास क्या हो गया, नोट्स हो गया। और अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको प्रॉपर नोट्स पे ध्यान देना है। ये हमारे पास है जो टीचर आपको कराएगा। अब अगर मैं बात करता हूं इन तीनों की ही, तो बायो की एनसीईआरटी मिनिमम बायो की एनसीईआरटी 3 से 4 बार आपको कर लेनी है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे एक बार सिलेबस पूरा किया मैं चला गया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज पूरी ही नहीं होगी। ठीक है। और अगर मैं यही चीज बात करूं केमिस्ट्री, तो देखो बच्चा पार्टी, केमिस्ट्री के लिए क्या होता है ना, केमिस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है आपके पास, आप जानते हैं इस चीज के लिए। उसमें से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी ही पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सारे ट्रेंड्स याद रखने हैं, सारे के सारे आपको जितने भी रिएक्शंस वगैरह आती है सब कुछ याद रखनी है। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो लगभग आपकी फिजिक्स जैसी होती है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेटलमेंट होनी चाहिए। फिजिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी कम है, लेकिन फिजिक्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इन सब के साथ मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप एरर नोटबुक जरूर बनाना, एरर नोटबुक बनाना। अब सर अगर ये एरर नोटबुक की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि भाई एरर नोटबुक का मतलब क्या होता है, कि जब भी आप लोग अपने टेस्ट को या फिर अपने मॉक को एनालिसिस करेंगे, तो यहां पर अपनी गलतियां नोट डाउन करनी है। ठीक है, ये आपकी किस चीज के काम आएगा, मॉक एनालिसिस के। ठीक है, मॉक एनालिसिस के काम आएगा कि अगर आप लोग कोई भी गलती करते हैं, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर आपने टोटल 90 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन का टेस्ट दिया बायो का। 90 में से आपको लग रहा था कि भाई आपके 50 से ऊपर क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपके क्वेश्चन 40 के आसपास में आकर रुक जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्या बोलेगा, यार मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे। अब आप क्या करते हैं पता है, आप या तो सदमे में चले जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर आप ओवर हाइप हो जाएंगे, आप उस चीज को साइड हटाएंगे और बोलेंगे अगले टेस्ट की तैयारी करता हूं। भाई जो पहले टेस्ट देकर आया है, पहले उसका एनालिसिस कर ले, उसकी गलतियां नोट डाउन करके कहीं पर लिख ले, क्योंकि अगर मेरे लाल तूने वो सारी चीजें नहीं करी तो कोई फायदा नहीं होगा अगला पिछला टेस्ट देने का। एरर नोटबुक बनाओ, मॉक एनालिसिस करो, या फिर आप पीवाई की प्रैक्टिस करो, आप कुछ भी करो, आप इसके अंदर अपनी सारी की सारी गलतियां लिख दो। मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 मेरा गलत हो गया बायो का, और वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। सिंपल सी चीज है। मान लो मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक है, उस कॉन्सेप्ट के नाम को मैं यहां पर लिख लूंगा, उस कॉन्सेप्ट को यहां पर लिख लूंगा, क्योंकि इतनी बार पढ़ने के बाद भी अगर मुझे याद नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज में लूप होल आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा हूं। अब होगा क्या कि जब भी आपको अगला मॉक देने जाना होगा, पहले आप एरर नोटबुक उठाएंगे, एरर नोटबुक को पूरा गो थ्रू कर लेंगे, तो आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। मैं वही चीज आपसे बोलना चाह, बहुत सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपका रियल गेम चेंजर होता है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपने सोचा कि डेली के, यार मैं ना डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिजिक्स के। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लेकिन फिजिक्स के। ठीक है, और मैं डेली सॉल्व करूंगा केमिस्ट्री, डेली 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के। ये बेसिक है हमारा, ये हमारा बेसिक है, इतना हमें करना ही करना है। अब मैं अगर बात करता हूं डेली मैं सॉल्व करूंगा 200 क्वेश्चन बायो के। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर आपने उसमें तो 50-50 लिए, इसमें 200 क्वेश्चन कैसे ले लिए? बेटा उन क्वेश्चंस में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है।
उनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, यहां पर ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है। तो 50 क्वेश्चन अगर आपने एक दिन में कर लिए तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। अगर आपने केमिस्ट्री के तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन कर ली तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तीनों मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक, और साथ में बायो के 200 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है उसके आप क्वेश्चन उठाइए, मेरे ख्याल से 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आप ये 200 क्वेश्चन निपटा देंगे। और जो भी गलतियां हो वो सारी की सारी एरर नोटबुक में डाल दो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलता हूं कि मेरा ये डेली टारगेट है लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। आज मैंने सोचा, और पहली चीज कि अगले दिन आपको क्या करना है वो अगले दिन में डिसाइड नहीं करना होता, आज रात को सोने से पहले डिसाइड करना है। मान लो मेरे को कल फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायो के 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, अब मुझे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आज रात को अपने दिमाग में ये चीजें सोचूंगा और कहीं पर लिख लूंगा अपने टू डू लिस्ट के अंदर कि भाई कल मुझे इस इसके क्वेश्चन करने हैं। अब मान लो मुझे मॉर्निंग में उठना था 9 बजे, लेकिन मैं उठा 10 बजे या 11 बजे किसी भी वजह से, ठीक है, मैं 10 या 11 मेरे को बज गए, तो अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, यार 2 घंटे चलेगा, यार 2 घंटे चलेगा। उस ओवर थिंकिंग के चलते मेरे आने वाले और 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। मैं जब भी उठा मैं शांति से उठूंगा, अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि रात हो गई और रात होते होते मेरे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और इसके 50 क्वेश्चन बच गए, यानी कि मैं अपने डेली टारगेट को हिट नहीं कर पाया। तो मुझे मायूस नहीं होना है, क्योंकि आप डेली टारगेट हिट नहीं कर पाए, स्टिल आप 70 to 80% अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं। इट मींस कि आप बहुत अच्छे स्कोर पर है। जरूरी नहीं है जितना आप डेली सोच रहे हैं उतना हो जाए, लेकिन हाँ, हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि भाई आज नहीं हो पाया चल कल से शुरू करेंगे, कल नहीं हो पाया चल परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर ये लूप चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी, आप कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिस्टेक कौन कौन सी होती है जो हम 650 प्लस मार्क्स लाने से अवॉइड कर देते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। हमारा जो डिसिप्लिन है ना वो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, और इन सब चीजों के चलते पूरा का पूरा समय निकल जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मॉक्स अवॉइड करते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, अवॉइड मॉक। अगर आपने मॉक टेस्ट ही अवॉइड कर दिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस समय पर कितने पानी में हैं, जिसका पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ अगर मैं आगे चलूं तो बच्चा अगर मॉक दे भी दे तो क्या अवॉइड करता है, मॉक एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस। आप लोग मॉक टेस्ट दे भी देते हैं तो उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं करते। अब एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई आपकी गलती क्या है, आपकी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चीजें आपको यहां पर पता करनी होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पर चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि भाई सीधा फॉर्मूला रटा और फॉर्मूला रट के हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को अगर सीखा ही नहीं है तो भाई ये बताओ फॉर्मूला रट के फायदा क्या है। मुझे एक चीज बताओ, ये नॉर्मल सी मिस्टेक है, बस ये 3-4 मिस्टेक है। ठीक है, और एक और बहुत ज्यादा भयंकर मिस्टेक हो जाती है कि हम अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। सिलेबस, सिलेबस आपका कह रहा था इनकम्प्लीट। भाई अगर सिलेबस ही इनकम्प्लीट रह गया तो आप रिवीजन क्या करोगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास 4 से 5 पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। 650 प्लस मार्क्स तो छोड़ ही दो, वो 200-300 नंबर पे आके अटक जाता है। पहले तो वो डिसिप्लिन में रह ही नहीं पाता। डिसिप्लिन में कैसे रहेगा यार, वो ये बताओ, क्यों रहेगा वो डिसिप्लिन में जब वो ऑलरेडी अपना डिसिप्लिन तोड़ चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ वो मॉक्स को भी अवॉइड कर रहा है। उसे लगता है आज मेरा जो मॉक है ना उसका मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाया, तो अगला मॉक दूंगा अच्छे से पढ़ के, फिर तो वो अगला अगला आता रहेगा। बेटा उसकी चिंता मत कर, फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। साथ में मॉक अगर दे भी दिया तो उसका एनालिसिस नहीं करना। यार एक बात बताओ, मान लो आप लोग मॉक टेस्ट देने गए, मॉक टेस्ट में आपका 80-90% सिलेबस आ रहा है, लेकिन आपको ना सिर्फ 20-30% आता है, तो आप इस डर से देने ही नहीं जाते कि मॉक में करेंगे क्या। चिंता ना कर, कम से कम जो 20-30% तेरे को आता है जा करके बैठ पेपर में और कोशिश कर कि वो 20-30% जो तू पढ़कर जा रहा है ना उसमें से कुछ भी गलत ना हो। अगर उसमें से कुछ गलत हो गया तो फिर उसके बाद एरर नोटबुक तेरे पास है, वहां पर जाकर अपनी गलतियों को लिख, तो जो तूने 2-3 चैप्टर या जो भी तूने प्रिपेयर करा है एटलीस्ट उसके बारे में तेरे को पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। उसे ठीक करोगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते, फिजिक्स के फॉर्मूला रट रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला रट रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई फॉर्मूला रट लिया इसी से हमारा काम हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। साथ ही साथ हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है, सिलेबस को पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा था वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो भाई ये सारी चीजों के चलते अब हमें एक दिक्कत और आती है। मान लो आप रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या दिन में कभी भी पढ़ने बैठे, आपने फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि वहां पर किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर आप फंस गए।
अब वहां पर अगर आप लोग फंस गए ना, तो फिर फंसने के बाद आपको ये चीज समझ में आती है कि यार अब कोई है ही नहीं जो हमें बता पाए चीजों को। तो आपको घबराना नहीं है। आई क्वांटा का ऐप डाउनलोड करके नीट वाले सेक्शन में आ जाओ। यहां पर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा। यहां पर आपका जो भी डाउट है आप उठा करके डाल दो धड़ल्ले से। सॉल्व करने वाले हम लोग हैं, हम लोग खुद आपको बताएंगे। साथ ही में अगर आपसे बात करूं कि देखो एग्जाम अपडेट जो भी होगी, आपको फालतू कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा एग्जाम अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा, मॉक्स मिल जाएंगे, और सीबीटी प्रैक्टिस करना मत भूलना, वो भी सब कुछ आपको अवेलेबल होगा बस इस ऐप के अंदर। अब मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो आपको नीचे कमेंट जरूर करना है कि यस वी विल डेफिनेटली डू इट। आप लोग नीचे लिखेंगे नीट 2027, दैट्स इट, और मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा यहां पर पूरे तरीके से हमारे साथ जुड़ने को और आगे बढ़ने को तैयार है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।